हेलो दोस्तों, मैं हूं एजुकेटर शुभम पांचाल। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लेकर आए हैं झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह। आज हम जो पार्ट नंबर देखने वाले हैं वह आज हमारा स्टेट पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2010 का पेपर नंबर 1 का, जिसका हम देखने वाले हैं पार्ट नंबर 2। यदि आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसके पहले के सभी वीडियो को जरूर देखिए और बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के पूर्व मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। हमारे द्वारा कुछ पेड कोर्सेज चलाए जा रहे हैं जो ऑल सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस फॉर यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस, फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस एवं बीपीएससी के आप प्री एवं मुख्य की परीक्षा की तैयारी हमसे जुड़कर कर सकते हैं। यदि आप हमारे पेड कोर्सेज को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 9696066089 या 8564880530 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम पर फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 है आपका, एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका इलेक्ट्रोलाइट की तरह इस्तेमाल होता है। शुष्क सेल में इन चारों ऑब्जेक्ट में से बताना है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट की तरह इस्तेमाल होता है। तो आप सभी को ज्ञात होगा, इसका सही आंसर है अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड। ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर कौन सा है आपका, फर्स्ट वाला है कि अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ध्यान रखिएगा। यदि हम ड्राई सेल की बात करें या शुष्क सेल की बात करें तो एक प्रकार के विद्युत रासायनिक सेल होते हैं जो कम बिजली से चलने वाले पोर्टेबल विद्युत जैसे ट्रांजिस्टर्स, रेडियो, टार्च, कैलकुलेटर इनमें प्रयुक्त किए जाते हैं। और शुष्क सेल में जो जिंक होता है वो छोटे जार के रूप में प्रयुक्त होता है और दोनों के जो पात्र होते हैं उनमें ऋण इलेक्ट्रोड दोनों का काम करता है। और यदि हम अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड की बात करें, सबसे पहली बात, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र याद होना चाहिए आपको, NH4Cl। ध्यान रखिएगा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का कहता है और जिंक क्लोराइड का आता है ZnCl2। ध्यान रखिएगा, ZnCl2 जिंक क्लोराइड को कहा जाता है। ये दोनों ही ये क्या करते हैं, विद्युत अपघटक की भांति कार्य करते हैं। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स की भांति शुष्क सेल में कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि शुष्क सेल में क्या काम करते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड ये ध्यान रखिएगा विद्युत अपघटक की भांति इसमें कार्य करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2, सूखी बर्फ क्या है। आपको बताना है कि सूखी बर्फ क्या है। तो सभी आपको ज्ञात होगा, सूखी बर्फ है आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है इसका। देखिए, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको आम रूप से हम ड्राइस कहते हैं। ड्राइस मतलब शुष्क बर्फ के नाम से उसको जाना जाता है, जिसका उपयोग बिना विद्युत के जो रेफ्रिजरेटर होता है उनमें भी किया जाता है। और ध्यान रखिएगा, यह शुष्क ठोस इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ऊष्मा देने पर यह द्रव में नहीं बदलता है बल्कि सीधे गैस में बदल जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो बर्फ होता है यह ऊष्मा देने पर, हीट करने पर वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, ना कि आप बोल सकते हैं कि पानी में। तो ध्यान रखिएगा, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह प्रक्रिया उत्सादन भी कहलाती है। यह प्रक्रिया कहलाती है उत्सादन। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये था हमारा कि सूखी बर्फ क्या है। तो आप सभी को ज्ञात हो गया सूखी बर्फ आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सूखी बर्फ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 3, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है। नायलॉन, 6.6, रेयॉन, केवलर या ड्रेफॉन। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका केवलर। देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट की यदि बात करें तो बुलेट प्रूफ जैकेट में केवलर नामक बहुलक तथा पॉलीकार्बोनेट्स नामक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, केवलर और पॉलीकार्बोनेट्स नामक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। और साथ में आज वर्तमान में हम देखें तो थर्मोप्लास्टिक्स, लेमिनेटेड ग्लासेस का भी बुलेट प्रूफ जैकेट या बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। और ध्यान रखिएगा, इसमें कई प्रकार की पॉलीमर्स की परत चढ़ाई जाती हैं जिनमें केवलर, डिनिमा तथा पॉलिएस्टर का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, केवलर का उपयोग किसमें किया जाता है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4, फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है। इथर, अमोनिया, एसिटिलीन या एथिलीन। तो इसका राइट आंसर है आपका एसिटिलीन। देखिए, यदि हम फल की बात करें तो फल को कृत्रिम रूप से यदि पकाना है तो उसमें जो गैस होती है वो होती है आपकी एसिटिलीन। और ध्यान रखिएगा, इसमें कैल्शियम कार्बाइड का भी उपयोग किया जाता है कई बार, जिसकी संपर्क में आने से क्या होता है, जो इसकी नमी जो होती है, ध्यान रखिएगा कैल्शियम कार्बाइड की जो नमी होती है उसके संपर्क में जब फल आता है तो उसमें क्या होता है, एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है जो प्राकृतिक रूप से एथिलीन के समान होता है और फलों को कृत्रिम रूप से पका देती है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर आ गया कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने वाली गैस कौन सी है तो वह है आपकी एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अग्निशामक में खाने का सोडा बेकिंग में प्रयोग लाया जाता है।
शीशे में उत्पादन में बिना बूझा चूना प्रयोग में लाया जाता है। पेरिस प्लास्टर के उत्पादन में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि इनमें से तीनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर तीनों ही सही हैं। हम तीनों को देख लेते हैं कि अग्निशामक यंत्र जो होता है, अग्निशामक में खाने का सोडा या बेकिंग सोडा भी प्रयोग में लाया जाता है। ये बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखें तो शीशे में उत्पादन में बिना बुझा चूना प्रयोग में लाया जाता है। ये भी इसका बिल्कुल सही दिया गया है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस या पेरिस प्लास्टर के उत्पादन में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये भी इसका राइट दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6, रसोई गैस किसका मिश्रण है। आपको बताना है कि रसोई गैस किसका मिश्रण है। तो आप सभी को ज्ञात होगा कि रसोई गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। एलपीजी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लिक्विड पेट्रोलियम गैस की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस होती है, इसमें ब्यूटेन तथा प्रोपेन का बोल सकते हैं आप इसको मिश्रण होता है और इसे पेट्रोलियम गैस के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा, एलपीजी के रिसाव के पहचान के लिए उसमें मरकेप्टन का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, उसमें काय का उपयोग किया जाता है, मरकेप्टन का भी उपयोग जाता है, जिससे उसको गंध देती है। ध्यान रखिएगा। तो ब्यूटेन और प्रोपेन, ध्यान रखिएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन से ध्यान रखिएगा रसोई गैस का मिश्रण है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 7, टेफ्लॉन क्या है। हाँ, सभी को ज्ञात होगा, टेफ्लॉन एक प्रकार का क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्या है आपका, टेफ्लॉन एक प्रकार का क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका आपका, फ्लोरोकार्बन। ध्यान रखिएगा, टेफ्लॉन एक प्रकार का फ्लोरोकार्बन है, माफ कीजिएगा क्लोरो नहीं है, फ्लोरोकार्बन है। यदि हम एथिलीन के चारों हाइड्रोजन परमाणु की बात करें और उसको फ्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित करें तो ध्यान रखिएगा वहाँ पर बनता है टेट्रा फ्लोरो एथिलीन बनता है। जिसके कई प्रकार के जो अणु होते हैं, जब वो बहुलीकृत किए जाते हैं तो टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण करते हैं और यह एक रूप से अदहनशील पदार्थ माना जाता है। तो क्वेश्चन ये कि टेफ्लॉन क्या है। तो टेफ्लॉन मैं आपको बता चुका हूँ, फ्लोरोकार्बन टेफ्लॉन है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 8, कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है। रेयॉन, डेक्रॉन, रेशा कांच या नॉयलॉन। तो यदि हम कृत्रिम रेशे की बात करें तो कृत्रिम रेशे का जो है दूसरा नाम वो है आपका डेक्रोन। ध्यान रखिएगा, कृत्रिम रेशे का वैज्ञानिक नाम क्या है, डेक्रोन। ध्यान रखिएगा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, डेक्रोन है। यदि हम इसका पूरा नाम की बात करें तो कृत्रिम रेशे का पूरा नाम मैं आपको बता देता हूँ, पॉली इथाइलिन टेराथ्रेप्लेप। ध्यान रखिएगा, पॉली इथाइलिन टेरा प्लेथलेट। ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं PETE या PET। ध्यान रखिएगा है। और कृत्रिम रेशे में क्या होता है, कृत्रिम रेशे में संश्लेषित फाइबर पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। तो कृत्रिम रेशे का निम्नलिखित नाम कौन सा है, इनमें से डेक्रोन भी कृत्रिम रेशे का एक नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। देखिए, आपको पता होगा हेपेटाइटिस बी की बीमारी कैसे होती है, वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं। तो यदि हम बात करें हेपेटाइटिस बी की तो वो होती है आपकी वायरस से होने वाली एक बीमारी। देखिए, मनुष्यों में हेपेटाइटिस बी नामक एक बीमारी होती है जो कि विषाणु या वायरस से होती है और यह यकृत में होती है। कहाँ पर होती है, यह यकृत में। ध्यान रखिएगा, यह जो बीमारी होती है यकृत में होती है, जिसमें जो रक्त होता है वो पित्त वर्णक अधिक मात्रा में चला जाता है। ध्यान रखिएगा। और हेपेटाइटिस बी को यदि मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ तो वो होता है आपका पीलिया। क्या होता है आपका, पीलिया। और पीलिया के कारण निडल्स शेयर करने से, टैटू बनवाने से, टूथब्रश, रेजर आदि शेयर करने से भी हेपेटाइटिस के जो प्रभावित व्यक्ति हैं उनके खून तथा उनके तरल पदार्थ में आने से भी यह रोग भी फैलता है। ध्यान रखिएगा। तो हेपेटाइटिस बी की बीमारी कैसे होती है, तो हेपेटाइटिस बी की बीमारी वायरस से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 10, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। आपको बताना है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। तो आप सभी को ज्ञात होगा, लगभग आपका 90% प्लाज्मा में जल होता है। ध्यान रखिएगा, 90% आपका प्लाज्मा में जल होता है। देखिए, यदि हम देखें बॉडी की तो रक्त प्लाज्मा में लगभग 90% तक जल होता है और जो 10% होता है उसमें कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। और प्लाज्मा में प्रतिरक्षी पदार्थ भी पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए। आपको बताना है कि कार्यशील महिला है, उसको कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, उसको लेना चाहिए लगभग, यहाँ पर सही उत्तर होगा 45 ग्राम, लगभग 45 से 46 ग्राम तक उसको प्रोटीन लेना चाहिए। देखिए, एक कार्यशील महिला को लगभग प्रतिदिन 45 से 46 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, जो उसकी महिला के आहार में विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हैं उनकी आवश्यक मात्रा इसके अनुसार होना ही चाहिए। तो न्यूनतम की बात करें तो 45 से 46 ग्राम प्रोटीन लगभग लेना ही चाहिए। तो क्वेश्चन था यहाँ पर कि एक कार्यशील महिला को कितना प्रोटीन लेना चाहिए, तो मैं आपको बता चुका हूँ 45 से 46 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12,
निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? मछली, कबूतर, मेंढक या तिलचट्टा? तो आप सभी को ज्ञात होगा जो है आपका राइट आंसर वो है आपका मेंढक। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या है आपका? मेंढक। देखिए मेंढक की यदि हम बात करें तो मेंढक में त्वचीय श्वसन का गुण होता है, क्योंकि मेंढक जो त्वचा होती है वो कोमल और नम होती है। और मेंढक किस प्रकार का जीव है? तो ध्यान रखिएगा, मेंढक एक प्रकार का उभयचर जीव है। ध्यान रखिएगा, मेंढक किस प्रकार का जीव है? एक प्रकार का उभयचर जीव है, और इसके लिए त्वचीय श्वसन बहुत अधिक आवश्यक होता है। ध्यान रखिएगा, यदि हम कबूतर और तिलचट्टे की बात करें तो यह तो नसिका नाक से लेते हैं। ध्यान रखिएगा, और मछली का आपको याद होगा गलफड़े से लेती है। परंतु यदि हम बात करें कबूतर की, सॉरी माफ कीजिए, यदि हम बात करें मेंढक की, तो मेंढक लेता है आपका किससे? त्वचा से। ध्यान रखिएगा, मेंढक किससे लेता है? आपकी त्वचा से लेता है। तो मेंढक त्वचा से सांस लेता है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 13। रक्त होता है, रक्त बताना एक संयोजी उत्तक, एक उपकलित उत्तक, एक या दो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है, रक्त क्या होता है? आपको ज्ञात होगा कि रक्त एक संयोजी उत्तक होता है। किसकी ध्यान रखिएगा, रक्त कैसा उत्तक है? तो रक्त एक संयोजी उत्तक है, और इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म से होती है, और यह लाल रंग का एक चिपचिपा तरल पदार्थ होता है। लगभग यदि हम देखें बॉडी में तो लगभग 5 से 6 लीटर तक ब्लड होता है। और रक्त की मात्रा, ध्यान रखिएगा, मैं आपको अलग इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो शरीर का भार होता है उसका रक्त कितने परसेंट होता है? ध्यान रखिएगा, ब्लड होता है आपका 7%। तो क्वेश्चन था कि रक्त क्या है? तो रक्त होता है एक संयोजी उत्तक होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 14। सूची एक तरफ रोक दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनको उत्पन्न करने वाली कमियां दे रखी हैं। आपको दोनों को मिलाना है और आपको बताना है कि इसमें से सही उत्तर कौन सा है। रोग और उन्हें उत्पन्न करने वाली कमियां। सूखा, सूखा रोग होता है आपका विटामिन डी के कारण, तो यहाँ पर सही दिया गया है। बेरी बेरी की बात करें तो विटामिन B1 के कारण, ये भी यहाँ पर सही दिया गया है। निशांतता की बात करें तो निशांतता विटामिन ए के कारण, ये भी यहाँ पर सही दिया गया है। स्कर्वी रोग की बात करें तो विटामिन सी के कारण, यह भी यहाँ पर सही दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, रोग और उन पर उत्पन्न होने वाली जो किन भी विटामिन से कौन सा रोग होता है कमियों से, ये याद होना चाहिए आपको। तो विटामिन डी से सूखा, विटामिन बी से विटामिन B1 से बेरी बेरी, विटामिन ए से निशांतता, विटामिन सी से स्कर्वी होता है। यदि विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी किस किस से प्राप्त होता है, हम थोड़ी सी उसकी डिटेल्ड बात करेंगे। तो विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी में आपको धूप, फिश लीवर का तेल, जो फिश लीवर होता है ना, वो उसका तेल, पनीर, अंडे आदि से प्राप्त करते हैं। यदि हम विटामिन B1 की बात करें तो विटामिन बी में जो पशु उत्पाद होते हैं, जैसे मीट वगैरह होते हैं, अंडे होते हैं, दूध उत्पादन होते हैं, सब्जियां होती हैं, अनाज होती है। विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए में मिठाई, आलू, गाजर, हरी पत्ती, फिश लीवर, उष्णकटिबंधीय जो फल होते हैं वो आते हैं। और विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी में संतरा, लाल मिर्चा, केला, स्ट्रॉबेरी, अमरूद आदि आते हैं। तो ये इसके सही आंसर हैं। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 15। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं होती हैं? यकृत में, दीर्घ अस्थि में, अग्नाशय में या तिल्ली में? तो आप सभी को ज्ञात होगा कि मानव शरीर के किस अंग में लसिकाएं कोशिकाएं होती हैं? तो वह होती हैं आपकी दीर्घ अस्थि में। ध्यान रखिएगा, किसमें होती है? आपकी दीर्घ अस्थि में होती है। इसको बोलते हैं अस्थि मज्जा, या ध्यान रखिएगा जो पितृ कोश है उसमें स्तंभ कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, और यही स्तंभ कोशिकाएं लसिका अंगों में गुणन, विभेदन और परिक्रमण लागू करते हैं। ध्यान रखिएगा, तो मानव शरीर के किस अंग में लसिकाएं कोशिकाएं होती हैं? आपको ज्ञात होना चाहिए कि मानव शरीर के दीर्घ अस्थि में लसिकाएं कोशिकाएं होती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 16। मधुसूदनी इंसुलिन अंतःस्राव हार्मोन है। आपको बताया मधुसूदनी या इंसुलिन एक प्रकार का कैसा हार्मोन है? तो वह है एक प्रकार का, आपका याद होना चाहिए, वो है आपका एक प्रकार का पेप्टाइड। ध्यान रखिएगा, किस प्रकार का है आपका? वह पेप्टाइड, ये इसका सही उत्तर है। यदि हम मधुसूदनी या इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो ब्लड में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ध्यान रखिएगा, जो ब्लड में शर्करा की मात्रा होती है उसको बोलते हैं नियंत्रित करता है, और यह अग्नाशय के विशेष भाग से लेकर हेस की दीपिकाओं द्वारा स्त्रावित होता है, और अल्प श्रवण के समय मधुमेह नामक रोग से ग्रस्त भी हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए कहा जाता है कि संतुलित मात्रा रोजाना 30 मीटर के व्यायाम से आप रख सकते हैं। तो क्वेश्चन ये था हमारा कि मधुसूदनी या इंसुलिन अंतःस्राव हार्मोन एक क्या है? तो एक वो आपका क्या है? पेप्टाइड है। ध्यान रखिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? आपको याद होगी, यदि एड्स किसको होता है तो उसमें सबसे अधिक कौन सी दवा यूज़ की जाती है? तो वो की जाती है जिडोवुडिन या एजी
डोइथिमिडिन। ध्यान रखिएगा, यदि एड्स वायरस की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आजमाई गई जो दवा है वो है आपकी एजिडोथाइमिडिन, या इसको बोलते हैं A2T। ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं A2T बोलते हैं। और यह HIV वायरस को रिवर्स कर देती है। ध्यान रखिएगा, जो HIV ध्यान रखिएगा वायरस है उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्रिया को रोक देती है। और यह बोल सकते हैं कि एड्स जो होता है या A2T माफ़ कीजिएगा, जो A2T एड्स नामक बीमारी होती है उसके उपचार के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग में लाई जाती हैं। यदि इसके अलावा भी हम दूसरी दवाओं की बात करें तो वह एक अबेकेवियर, डिडानोसिन और टेनोफेविर। ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार की दवा भी एड्स के उपयोग में की जाती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 18। कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः कैसी होती है? यदि हम कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप की बात करें तो वो होती है आपकी सिलिकॉन निर्मित। ध्यान रखिए, कैसी होती है आपकी सिलिकॉन्स निर्मित होती है। यदि हम कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप की बात करें तो ये सिलिकॉन द्वारा निर्मित की जाती हैं। और इन्हें आईसी मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात आपको याद होना चाहिए, तो आईसी की बात होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी होता है। और इसको बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो इसका श्रेय आता है JS शिल्पी को दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, JS शिल्पी को दिया जाता है। और यह एक छोटी प्लेट पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाकर इसको उपयोग में लाया जाता है, जो किससे बनी होती है, सिलिकॉन से बनी होती है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 19। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। आपको बताना है कि जो कोबाल्ट 60 है वो क्या उत्सर्जित करता है। तो आप सभी को ज्ञात होगा कि जो कोबाल्ट 60 है वो आपका उत्सर्जित करता है गामा किरणें। ध्यान रखिएगा, क्या करता है आपका उत्सर्जित, गामा किरणें। तो सही उत्तर क्या होगा आपका, गामा किरणें। देखिए, जो कोबाल्ट 60 है वो एक प्रकार का गामा किरणें उत्सर्जित करता है। और इसका उपयोग जो विकिरण चिकित्सा है उसमें किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जैसे ब्लड कैंसर है उसके उपचार में भी किया जाता है। और जो विभिन्न प्रकार के चिकित्सा उपकरण हैं उनको साफ बनाने के लिए, कीटाणु और खतरनाक कीड़ों के नाश लगे ना उसके बचाने के लिए, है ना, रक्त विकिरण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन ये था कि कोबाल्ट 60 का आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि उत्सर्जित क्या करता है, ध्यान रखिएगा, यह उत्सर्जित करता है आपकी गामा किरणें। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर है आपका थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन आपका, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? आप सभी को ज्ञात होगा कि झारखंड के मानसून की अगर हम बात करें तो झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है, वह होती है आपके दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। ध्यान रखिएगा, जो झारखंड में वर्षा होती है वह किससे होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वहाँ पर वर्षा होती है। ध्यान रखिएगा, और उष्णकटिबंधीय अवस्थिति और मानसूनी हवाओं के कारण जो झारखंड की जलवायु है वह कैसी जलवायु है, ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो क्वेश्चन अगर आ गया कि झारखंड में वर्षा किस मानसून से होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है, और यहाँ की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा झारखंड से 20 की होती है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ की थोड़ी वर्षा की बात करें तो औसतन जो होती है यहाँ पर 140 सेंटीमीटर तक यहाँ पर बारिश होती है, कहीं कहीं 180 सेंटीमीटर भी बारिश होती है। जैसे आपको नाम सुनाया होगा, मैंने इसके पहले पढ़ाया था, नेतरहाट। ध्यान रखिएगा, नेतरहाट, झारखंड में सबसे अधिक पानी गिरता है नेतरहाट वाले क्षेत्र में, ये भी आपको याद होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 21। झारखंड में कितने जिले हैं? आपको बताना है कि झारखंड में कितने जिले हैं, 18, 20, 22 या 24। तो आप सभी को ज्ञात होगा कितने जिले हैं यहाँ पर, झारखंड में 24 जिले हैं। ध्यान रखिएगा, बाद में जो 6 जिले बने थे, लातेहार, सिमडेगा, जामाताड़ा, सरायकेला, रामगढ़ और खूंटी बढ़ गया था। पहले 18 थे, फिर 18 में 6 जुड़े तो बन गए आपके 24। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 22। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। तो आप सभी को ज्ञात होगा कि झारखंड का जो शिमला है वो कहा जाता है, रांची को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, रांची को कहा जाता है। और यदि झारखंड की कुछ और जिलों की बात करें तो नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है, पहाड़ियों की मल्लिका भी कहा जाता है। यदि हम बोकारो की बात करें तो झारखंड का जो बोकारो है उसको स्टील सिटी या इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। यदि हम हजारीबाग की बात करें तो हजारीबाग को हजारों बागों का शहर भी कहा जाता है। और रांची को, ध्यान रखिएगा, झारखंड का शिमला भी कहा जाता है और झरने या झील की सिटी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, और 1899 के पहले, ध्यान रखिएगा, रांची को लोहरदगा, ध्यान रखिएगा, कौन सा दगा, लोहरदगा, लोहरदगा सिटी, लोहरदगा सिटी के नाम से भी रांची को जाना जाता था। तो ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 23।
झारखंड राज्य के लोगो में कितने जे का प्रयोग किया गया है? तो देखिए जो झारखंड राज्य का लोगो है उसमें जे कितने लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा 3, 4, 5 या 6, तो आप सभी को ज्ञात होगा। यदि हम झारखंड स्टेट की लोगो की बात करें तो उसमें जे का प्रयोग 4 बार किया गया है। ध्यान रखिएगा जो झारखंड राज्य का लोगो है उसमें जे का प्रयोग 4 बार किया गया है। देखिए एक ऐसा है, फिर दूसरा जे ऐसा है, फिर तीसरा जे ऐसा है और चौथा जे आपका ऐसा है, और बीच में यहाँ पर तिलिया वाला कॉलम है। तो 1, 2, 3 और 4, धन के कितने हो गए आपके, एक बार और देख लीजिए। यहाँ पर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो यहाँ पर कितने जे हैं ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर 4 जे झारखंड के लोगों में प्रयोग किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 24। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन हुआ था 8 अगस्त 1995 में हुआ था। इसको बोलते हैं JAAC, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन 8 अगस्त 1995 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो उस समय जो इसके अध्यक्ष थे वो शिबू सोरेन को इसका अध्यक्ष बनाया गया था और सूरज मंडल को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था, मनोनीत किया गया था, धनखी का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ये है कि जो झारखंड स्टेट है इसके निर्माण को संभव करना है, अधिक से अधिक इसमें डेवलपमेंट करना है। ये चीज़ों के लिए जानिएगा जो मुक्ति मोर्चा पार्टी थी उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद को लाने के लिए। और इसी कारण ध्यान रखिएगा 15 नवंबर 2008 को झारखंड भारत का 28वां राज्य भी बना था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? 8 अगस्त 1995 को हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 25। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है आपका, तो ध्यान रखिएगा झारखंड आपका उत्तरी गोलार्ध में। ध्यान रखिएगा झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है आपका? झारखंड आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ध्यान रखिएगा यदि हम झारखंड के राज्य की बात करें तो झारखंड राज्य आपकी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। याद रखना चाहिए, गोलार्ध याद होना चाहिए आपको। अक्षांश देशांतर भी आप इसको याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 26। झारखंड पार्टी के संस्थापक थे, आपको बताना है कि झारखंड पार्टी के संस्थापक इनमें से कौन थे? जयपाल सिंह, शिबू सोरेन, करिया मुंडा या बाबूलाल मरांडी। तो झारखंड पार्टी के यदि हम संस्थापक की बात करें तो वह थे आपके जयपाल सिंह। देखिए जब 1950 में पृथक झारखंड राज्य की मांग की थी तब उन्होंने जयपाल सिंह जी ने झारखंड पार्टी का गठन किया था 1950 में। ध्यान रखिएगा 1950 में इन्होंने किया था। यदि शिबू सोरेन की हम बात करें, देखिए ऑब्जेक्ट दे रखा है, इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए समझा देता हूँ। यदि शिबू सोरेन की बात करें तो 1972 में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा JM पार्टी थी वो इनके द्वारा गठित की गई थी। ध्यान रखिएगा इनके द्वारा गठित की गई थी। तो झारखंड पार्टी के संस्थापक पूछा गया था तो मैं आपको बता चुका हूँ कि झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयपाल सिंह थे। 1950 में इन्होंने डिमांड की थी झारखंड राज्य की। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 27। देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की कितनी भागीदारी है? 40%, 45%, 47% या 49%? तो याद होगा कि देश का कुल 40% कोयला झारखंड राज्य से मिलता है। ध्यान रखिएगा यदि हम कोयले की बात करें तो भारत राष्ट्र का ध्यान रखिएगा 40% कोयला हमारे झारखंड राज्य से मिलता है। और यदि हम बात करें सबसे अधिक ऐसी कौन सी माइल है जिसमें कोयला मिलता है, तो वह है आपकी डारला। डारला जो माइन है, डारला खदान है, वहाँ से सबसे अधिक कोकिंग कोयला मिलता है। लगभग 100% कोकिंग कोयला झारखंड स्टेट से मिलता है। और यदि हम झारखंड की कुछ अदर प्लेसेस की बात करें कि कहाँ कहाँ से कोयला मिलता है, तो वह है आपका बोकारो, उत्तरी करणपुरा, दक्षिणी करणपुरा, गिरिडीह, रामगढ़, डॉल्टनगंज तथा राजमहल आदि क्षेत्रों से भी कोयला झारखंड में मिलता है। तो ध्यान रखिएगा देश का कुल कितने प्रतिशत झारखंड में कोयला मिल रहा है? 40%। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 28। 2011 की जनगणना में, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2011 की जनगणना में जाति को सम्मिलित करने की सहमति देने वाले मंत्रियों के समूह GOM के प्रमुख कौन थे? शरद पवार, PC चिदम्बरम, AM कृष्णा या प्रणब मुखर्जी? तो सही उत्तर क्या है इसका आपका? प्रणब मुखर्जी। ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर क्या है आपका? प्रणब मुखर्जी।
देखिए 2011 की जो जनगणना है उसको जाति को सम्मिलित करने की सहमति देने वाले जो मंत्रियों के समूह के थे, उसके समय जो प्रमुख वित्त मंत्री थे दानिकी का, उस समय क्या थे, वित्त मंत्री थे। दानिकी का जो प्रमुख वित्त मंत्री थे वो वित्त मंत्री कौन थे, आपके प्रणब मुखर्जी थे। और इसी के आधार पर देश में जाति गणना इसके पहले भी 1931 में कराई जा चुकी थी। तो दानिकी का क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं हम कि 2011 की जनगणना में जाति को सम्मिलित करने की सहमति देने वाले मंत्रियों के समूह GOM के प्रमुख कौन थे, तो वह थे आपके प्रणब मुखर्जी, और उस समय वो क्या थे, वित्त मंत्री थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 29। राष्ट्रपति श्रीमती पाटिल ने अपने दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के दौरे के दौरान लाओस को कितना कर्ज दिया था, दानिकी का उस समय पूछा था, ये कितना कर्ज दिया था, लगभग $72 मिलियन कर्ज दिया था। इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हम बहुत इंपॉर्टेंट है दानिकी का, इसको देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 30, फॉकलैंड द्वीप के नजदीक तेल निष्कासन को लेकर किन दो देशों के बीच कूटनीतिक युद्ध प्रारंभ हुआ, दानिकी का। एक तो आपका फॉकलैंड द्वीप के नजदीक जो तेल निष्कासन प्रक्रिया है उसको लेकर दो देशों के बीच में कूटनीतिक युद्ध प्रारंभ हो गया है। वह देश कौन कौन से हैं, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू एवं ब्राजील, अर्जेंटीना व पराग्वे, या इंग्लैंड व अर्जेंटीना। तो इसका जो सही उत्तर है वह आपका अर्जेंटीना और पराग्वे, ध्यान रखिएगा। नहीं नहीं, माफ़ कीजिएगा, इसका सही उत्तर है आपका इंग्लैंड और अर्जेंटीना। क्षमा चाहूँगा, इसका सही उत्तर क्या है आपका, इंग्लैंड और अर्जेंटीना, इसका क्या है आपका सही उत्तर है। देखिए जो फॉकलैंड द्वीप के निकट जो तेल निष्कासन प्रक्रिया है, जहाँ पर तेल निकाला जा रहा है, वहाँ पर इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच में कूटनीतिक युद्ध लगभग हम देखें तो 1833 से ही चालू है। ध्यान रखिएगा, कूटनीतिक युद्ध लगभग 1833 से ही चालू है और फॉकलैंड अर्जेंटीना के निकट में है, ध्यान रखिएगा। और जिस पर कई वर्षों से किसका अधिकार है, उस पर अधिकार किसका, आपका इंग्लैंड का। अब निकट किसके है, अर्जेंटीना के, और अधिकार किसका है, इंग्लैंड का है। इसलिए इंग्लैंड ने 1833 में फॉकलैंड द्वीप पर भी अधिकार जमा दिया था। तो क्वेश्चन था कि फॉकलैंड द्वीप के नज़दीक तेल निष्कासन को लेकर किन दो देशों के बीच कूटनीतिक युद्ध प्रारंभ हुआ था, वह था आपका इंग्लैंड और अर्जेंटीना। ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच में युद्ध प्रारंभ हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 31। कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है ऊंट के लिए पुष्कर, कुंभ, सोनपुर या सूरजकुंड। तो आप सभी को ज्ञात होगा राजस्थान में लगने वाला पुष्कर मेला ऊंट के व्यापार के लिए अति प्रसिद्ध है। और राजस्थान में कहाँ पर लगता है, तो आप सभी को ज्ञात होगा राजस्थान के अजमेर में यह पुष्कर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर प्रसिद्ध मेला लगता है। और यह किस झील के किनारे लगता है, तो ध्यान रखिएगा यह पुष्कर झील के किनारे लगता है। और कब लगता है, तो ये लगता है आपके अक्टूबर नवंबर माह में लगता है। यहाँ पर मेले में ऊंट पशुओं के बेचा जाता है, जबकि यहाँ पर पर्यटक नगर भी इसको स्थापित किया गया है। और दानकीगा यहाँ पर मटका फोड़ प्रतियोगिता, लंबी मूछें प्रतियोगिता, शादी प्रतिस्पर्धा जैसी विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं होती हैं दानकीगा। तो कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए मुख्य रूप से लगाया जाता है, तो वह है आपका अजमेर स्थित पुष्कर मेला। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 32। निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है। आपको बताना है कि यहाँ पर राष्ट्र मध्य रेखा सबसे अधिक लंबा कौन सा है, आगरा से मुंबई, चेन्नई से ठाणे, कलकत्ता से हजीरा, या पुणे से मछलीपट्टनम। देखिए कोलकाता से यदि हजीराबाग की बात करें तो सबसे लंबा आप बोल सकते हैं कि इसमें दिया गया है, तो यही इसका राइट आंसर है। देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें आपको याद क्या होना चाहिए कि सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, सबसे छोटा लंबा हाईवे कौन सा है। जैसे कि यदि हम बात करें तो आगरा मुंबई जो है सबसे बड़ा है, NH3, ये 1200 किलोमीटर तक का है। कोलकाता हाजिरा की बात करें तो NH6 ये और उससे भी बड़ा है। धनकी का जो कितने किलोमीटर लगभग NH6 1949, धनकी का 1949 किलोमीटर है, 1949 किलोमीटर है। यदि आगरा बॉम्बे की बात करें तो कौन सा है, ये NH3 है, और आगरा मुंबई है आपका लगभग 1200 किलोमीटर। चेन्नई ठाणे वाला है NH4, नानकी का ये है आपका 1200 किलोमीटर। और पुणे मछलीपट्टनम है NH9 841 किलोमीटर। परंतु क्वेश्चन था कि सबसे लंबा कौन सा है, तो मैं आपको बता चुका हूँ सबसे लंबा है कोलकाता से हजारी 1949 किलोमीटर। कौन सा नेशनल हाईवे है ये है NH6, ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6, कोलकाता से हजीरा माफ कीजिएगा, कोलकाता से हजीरा NH6 1949 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 33। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, आपको बताना है जम्मू कश्मीर से कर्क रेखा गुजरती है क्या, नहीं गुजरती है ना, बिल्कुल नहीं गुजरती, काट दो। हिमाचल प्रदेश से गुजरती है क्या, हिमाचल प्रदेश से भी नहीं गुजरती, काट दो। बिहार से गुजरती है क्या, नहीं। झारखंड से गुजरती, बिल्कुल हाँ। तो राइट आंसर क्या है आपका झारखंड, ध्यान रखिएगा झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है। अब बात करते हैं कर्क रेखा की, तो भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। और यदि हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ें, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ें तो ध्यान रखिएगा गुजरात, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ध्यान रखिएगा ये सबके सब 8 ध्यान रखिएगा राज्यों में से कर्क रेखा निकलती है, जिसमें से 6 राज्यों में कर्क रेखा उनकी राजधानियों से सटकर निकलती है। ध्यान रखिएगा। और यदि हम सबसे पास की बात करें इन 8 राज्यों में तो वो निकलती है अगरतला से। ध्यान रखिएगा, ये भी आप याद रख लीजिएगा। तो इसमें चारों में से किस में है तो झारखंड में है, बाकी तीनों में से कर्क रेखा नहीं निकलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 34। इनमें से किस दक्षिण एशियाई देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? आपको बताना है कि नेपाल में, पाकिस्तान में, भारत में या श्रीलंका में। तो आप बिल्कुल लगा देंगे कि भारत में जनसंख्या घनत्व इन तीनों के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे अधिक है। ध्यान रखिएगा, यदि हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो हमारा जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, व्यक्ति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है हमारा। तो भारत का 382 है। यदि हम नेपाल की बात करें तो नेपाल का 172 है। और देखिए मैं इसको सही कर देता हूँ, नेपाल का है 172, भारत का मैं आपको बता चुका हूँ 382, श्रीलंका का है आपका 300 और पाकिस्तान का है आपका 213। तो जनघनत्व यहाँ पर पूछा था सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व रहने वाली आबादी कौन सी है यहाँ पर, तो आपको ज्ञात होगा 382 पे नंबर 1 भारत यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इनमें से कौन जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है? भंगुर परितंत्र जैसे मैंग्रोव और नम भूमि, हिमालय में आगमय, प्राकृतिक आवास और वनस्पति का विनाश या झूम खेती, आरक्षित जीव मंडल बनाना। तो आप सभी को ज्ञात होगा कि जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन सा है, तो वह आपका थर्ड वाला कि प्राकृतिक आवास और वनस्पति का विनाश कर झूम खेती करना। देखिए प्राकृतिक आवास बना रहे हैं, प्राकृतिक आवास को नष्ट कर रहे हैं, जंगलों को समाप्त किया जा रहा है, वनस्पति काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं और झूम खेती की जा रही है, जिससे मिट्टी भी खराब हो रही है, वहाँ की फसलें भी खराब हो रही है, फसल चक्र भी खराब हो रहा है, जलवायु सिस्टम भी खराब हो रहा है। तो ये सभी के सभी किसके लिए खतरा है? हमारे जैव विविधता के लिए बहुत बड़ा एक खतरा माना गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 36। निम्नलिखित में से कौन सा कर टैक्स ध्यान रखिएगा भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है? सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा कर या मार्ग कर। तो आप सभी को ज्ञात होगा जो टोल टैक्स की बात करें तो टोल टैक्स भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता, बल्कि ये किसके द्वारा लिया जाता है? स्टेट द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये स्टेट टैक्स के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, तो आपको याद होना चाहिए जितने भी सेंट्रल और स्टेट के जो टैक्स हैं वो जरूर याद कर लीजिएगा कि कौन सा स्टेट है, कौन सा टैक्स है, कौन सा विनियोजित कर रही है और कौन सी संग्रहित कर रही है, ये भी पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा जो है वो स्टेट द्वारा लगाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा जो मार्ग कर है वो स्टेट द्वारा है, बाकी का सेवा कर, शिक्षा कर और सीमा कर ये तीनों सेंट्रल के पास है, परंतु ये मार्ग वाला स्टेट के पास है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 37। फिलाटेलिस्ट क्या है? ध्यान रखिएगा, फिलाटेलिस्ट क्या है करता है? फिलाटेलिस्ट क्या करता है? तो आपको ज्ञात होगा फिलाटेलिस्ट के बारे में कि फिलाटेलिस्ट क्या करता है? सिक्के जमा करता है, डाक टिकट जमा करता है या पक्षियों की तस्वीर सीमा करता है या पंख जमा करता है। तो आप सभी को ज्ञात होगा डाक टिकट जमा करता है। ध्यान रखिएगा, डाक टिकटों का जो संग्रहण होता है वो फिलाटेलिस्ट कहलाता है और फिलाटेलिस्ट जो मुख्य रूप से होता है वो डाक टिकट का संग्रह ही करता है। ध्यान रखिएगा, डाक टिकट का संग्रह करने वाले को फिलाटेलिस्ट भी कहा जाता है। सिक्के जमा कौन करता है उसको कहा जाता है नूमिसमेटिक्स। ध्यान रखिएगा, नूमिसमेटिक्स। और जो पक्षियों के पंख जमा करता है या उसका अध्ययन करता है उसको कहा जाता है प्लूमोलॉजी। ध्यान रखिएगा, प्लूमोलॉजी। ध्यान रखिएगा, प्लूमोलॉजी कहा जाता है, परंतु डाक टिकट जमा जो करता है उसको कहा जाता है फिलाटेलिस्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 38। किस वर्ष में प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था? आपको बताना है कि 766, 676, 776 या 667। तो आप सभी ज्ञात होगा कि 776 ईसा पूर्व में प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन यूनान, जिसको हम ग्रीस के नाम से जानते हैं, वहाँ के ओलंपिया नगर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यूनान के ओलंपिया नगर में हुआ था। और इसी के स्थान पर इन खेलों का नामकरण ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ओलंपिया नाम पर ओलंपिया नाम पर 767 ईसा पूर्व में हुआ था। ध्यान रखिएगा, और इसी के नाम पर इसका ओलंपिक नाम रखा गया है। और ध्यान रखिएगा कितने सालों में होता है? हर 4 सालों में यह ओलंपिक आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 39। कैथारसिस, कैथारसिस किसे कहते हैं? कैथारसिस आपको बताना है न्यूजीलैंड की चिड़िया, एक जंगली जानवर,
भावनात्मक अभिव्यक्ति या ग्रीक नाटक का एक पात्र। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका भावनात्मक अभिव्यक्ति। यदि हम कैथारसिस की बात करें तो जो कैथारसिस है वो भावनात्मक अभिव्यक्ति से संबंधित है और यह सिंगमंड, ध्यान रखिएगा, यह सिंगमंड फ्रायड द्वारा दिया गया था और यह जो सिद्धांत है वो वैज्ञानिक थेरेपी पर आधारित, ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक थेरेपी पर आधारित है और जिससे मनो का विश्लेषण, मतलब बोलते हैं ना जो मन विश्लेषण करते हैं, वो मनो का विश्लेषण इसमें किया जाता है। तो क्वेश्चन ये था कि कैथारसिस किसे कहते हैं, तो कैथारसिस किसे कहते हैं, भावनात्मक अभिव्यक्ति को कैथारसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 40। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही दिया गया है। वंशी राव, वंशी राव किससे संबंधित है, आप सभी ज्ञात होगा, वंशी राव के किससे संबंधित, आपके नृत्य से संबंधित हैं। यदि हम नीलम मानसी की बात करें तो नीलम मानसिंह की संबंधित आपके थिएटर निर्देशक। यदि हम मंदाकिनी की बात करें तो मंदाकिनी आमटे हैं आपकी समाज सेवक। और यदि हम रोमिला थापर की बात करें तो रोमिला थापर है आपकी इतिहास लेखन, ध्यान रखिएगा, रोमिला थापर क्या है आपकी इतिहास लेखन। फिर से रिपीट करते हैं, वंशी राव नृत्य संबंधित हैं, नीलम मानसी थिएटर निर्देशन है, मंदाकिनी समाज सेवा और रोमिला थापर इतिहास लेखन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 41, क्राई द पिकॉक, ध्यान रखिएगा, क्राई द पिकॉक नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो देखिए, क्राई द पिकॉक नामक जो पुस्तक है वो लिखी गई थी अनीता देसाई के द्वारा, ध्यान रखिएगा, अनीता देसाई द्वारा क्राई द पिकॉक पुस्तक लिखी गई थी, जो किसके आधारित है, ध्यान रखिएगा, यह एक मनोवैज्ञानिक आधारित है। तो ध्यान रखिएगा, क्राई द पिकॉक किसके आधारित है, मनोवैज्ञानिक आधारित है और अनिल देसाई द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 42, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। आपको बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो पहली महिला थी वह थी आपकी आशा पूर्णा देवी, ध्यान रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला साहित्यकार आशा पूर्ण देवी थी और 1976 में उन्हें प्रथम प्रतिश्रुति द फर्स्ट प्रॉमिस बांग्ला के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, 1976 में इन्हें बांग्ला के लिए द फर्स्ट प्रॉमिस बांग्ला ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला साहित्यकार आशापूर्ण देवी ही थी। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये था कि भैया ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तो आशापूर्णा देवी जी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 43, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो आप सभी को ज्ञात होगा कि कमलजीत सिंधु, ध्यान रखिए, कमलजीत संधू, माफ कीजिएगा, कमलजीत जो संधू हैं वह किससे संबंधित है। पहली बात तो आपको याद होना चाहिए कि यह जो रनिंग है, दौड़ है, उससे संबंधित है और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला भारतीय कमलजीत सिंधु ही थी, जिन्होंने 1970 जो बैंकॉक में, ध्यान रखिएगा, एशियाई 400 मीटर की दौड़ हुई थी उसमें इनको पदक मिला था। तो ध्यान रखिएगा, 1970 के बैंकॉक एशियाई 400 मीटर में इन्हें पदक मिला था। तो याद होना चाहिए आपको, कमलजीत सिंधु। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 44, सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, चीनी, अंग्रेजी, बंगाली या स्पेनिश। तो आप सभी को ज्ञात होगा कि यदि हम सर्वाधिक बोलने वाली भाषा की बात करें तो सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वह है आपकी चीनी और इसका दूसरा नाम क्या है, मंदारिन, नानकी का दूसरा नाम क्या है इसका, चीनी या मंदारिन है। इसके बाद अंग्रेजी आती है, इसके बाद स्पेनिश, फिर अरेबिक, फिर हिंदी आती है। नानकी का हिंदी का स्थान 5वां है। तो सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, आपकी चीनी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 45, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन गायन काल कितने सेकंड का है। आप सभी को ज्ञात होगा कि इसका है आपका 52 सेकंड का, ध्यान रखिएगा। यदि हम राष्ट्रगान की बात करें तो राष्ट्रगान का जो गायन काल है वो पूर्ण रूप से 52 सेकंड का है और प्रथम और अंतिम पंक्तियों की बात करें तो वो लगभग 20 सेकंड का है। और राष्ट्रगान जो जनगण मन के रचयिता कौन है, तो आप सभी को ज्ञात होगा, श्री रविंद्रनाथ जी टैगोर, ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ जी टैगोर है। और सबसे पहले कहाँ गाया गया था, तो 1911 का जो राष्ट्रीय कांग्रेस जो कलकत्ता का जो अधिवेशन था उसमें पहली बार राष्ट्रगान भी गाया गया था। तो 52 सेकंड में इसको कंप्लीट करना होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 46, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है, संस्कृति, पर्यटक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास। तो देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करें, ASI, ध्यान रखिएगा, ASI अभी बहुत न्यूज़ में रहा था। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करें तो यह संस्कृति से भी संबंधित है और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1861 में इसकी स्थापना की गई थी, जो मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत सांस्कृतिक जो विभाग है उसके अंतर्गत यह कार्य करता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। कहाँ पर इसका मुख्यालय, नई दिल्ली में है। और यह 16 विश्व धरोहर सहित भारत के 3598 स्मारकों
को क्या बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय महत्व का इसने स्मारक भी घोषित किया है। तो क्वेश्चन ये था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों द्वारा मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है, तो वह आपका संस्कृति का कार्यालय है। तो ध्यान रखिएगा, ये थे आपके सन 2010 में पूछे गए प्रारंभिक परीक्षा में कुछ क्वेश्चंस। तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।